हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का हिंदी का ये सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है आपके लिए ये। इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इन सामान्य निर्देश को आप पढ़ सकते हो। ये रहा पहला पॉइंट। प्रश्न पत्र दो खंडों खंड अ और खंड ब में विभक्त है। इसी तरह से ये सेकंड पॉइंट है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है, दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। और लास्ट है, यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। तो ये सारे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनका पालन करना है आपको। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमारा खंड अ है जिसमें कि बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पहले ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथा कथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। ठीक है, तो ये पूरा गद्यांश हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब देखो, इसके आधार पर जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा ये रहा। गद्यांश के अनुसार आधुनिकता का हमारे खान पान पर क्या प्रभाव हुआ है। तो क्या प्रभाव हुआ है? स्थानीय व्यंजनों को हमने स्वयं अपना लिया है? नहीं। फास्ट फूड के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है? नहीं, आकर्षण बढ़ा है। आसानी से उपलब्ध व्यंजन खास दुकानों पर ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये हमारा सही है। ठीक है, अभी जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा था, तो उसके अनुसार हमारा आसानी से उपलब्ध व्यंजन खास दुकानों पर ढूंढा जा रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम चीजों का असली और अलग स्वाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं हम? प्रीतिभोजों और पार्टियों में कम चीजें रखने के कारण? नहीं। प्रीतिभोजों और पार्टियों में कम लोगों के आने के कारण? बिल्कुल नहीं। प्रीतिभोजों और पार्टियों में ढेरों चीजें रख देने के कारण? तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा था, तो प्रीतिभोजों और पार्टियों में ढेर चीजें रख दी जाती है जिसके कारण जो स्वाद है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी ये थर्ड वाला यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए। देखो, एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, इसमें जो ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहां पर ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, तो ये दो नंबर के थे। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा 2 नंबर का था और ये वाला क्वेश्चन भी 2 नंबर का था। तो आप देख रहे हो कितने कितने आसान क्वेश्चंस है जो कि 2 नंबर आपको दिलाएंगे। तो इसीलिए गद्यांश को ध्यान से पढ़ के और क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से करना एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें देखो, यहां पर हमें काव्यांश दिया गया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। ठीक है, तो ये हमने काव्यांश जो है हमारा, इसको हमने पढ़ लिया है। अब देखो, इसके आधार पर ये रहा पहला क्वेश्चन। काव्यांश के अनुसार कठपुतली क्रोध में क्यों थी? तो क्रोध में क्यों थी कठपुतली? धागे से संचालित होने के कारण, यानी कि जो कठपुतली थी उसके शरीर से धागे बंधे हुए थे, धागे से वो चलती थी। ठीक है, उसको धागे से कंट्रोल किया जाता था, तो इसीलिए वो क्रोध में थी। तो यानी कि ख वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हमें अपने मन के छंद छुए
पंक्ति में कठपुतली अपने मन की कौन सी इच्छा पूरी करना चाहती है? तो कौन सी इच्छा पूरी करनी चाहती है? स्वतंत्र होने की इच्छा पूरी करना चाहती है, यानी कि कठपुतली चाहती है कि वो स्वतंत्र हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये भी आपके 2-2 नंबर के ही हैं। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखो 2-2 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन भी है। यानी कि आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें भी जो पहला और दूसरे क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वे सारे 2-2 नंबर के ही आएंगे। तो ध्यान से आपको गद्यांश और काव्यांश को पढ़ के और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि 1 या 1.5 मिल जाएंगे। अगर आपका सही है तो पूरा 2 नंबर आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो हमारा है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। देखो वीडियो को ना एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है कि निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इन चारों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? तरुणाई ये हमारा नहीं होगा, कबीरदास ये है। ठीक है, कबीरदास ये हमारा किसी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, इसीलिए इसका ख वाला करेक्ट हो जाएगा। ग करेक्ट नहीं होगा, बचपना ये हमारा भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से विद्यालय भी नहीं होगा, तो हमारा ख ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा पहचानिए। दिल्ली भाववाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है। गंगा भी नहीं है। ये रहा हमारा ग में मिठास, ये है हमारा भाववाचक। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, दरवाजे पर कौन खड़ा है? वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए। तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा हमारा? तो ये जो कौन है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, आपको पता होगा अच्छे से। इसीलिए कौन हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड का ग ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पुलकित पंख में विशेषण के भेद की पहचान बताइए। तो पुलकित पंख में हमारा पुलकित क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, इसीलिए इसका क करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन हमने कर लिया थर्ड क्वेश्चन का। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी हमें ये जो पूरा गद्यांश है इसको पढ़ना है ध्यान से, अच्छे से, और फिर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो चलो इसको अब हम पढ़ते हैं। बोला है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन के एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। तो ये हमारा पूरा गद्यांश है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इस गद्यांश के आधार पर कि गद्यांश के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, इसका आशय है। तो इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि कमियों को उजागर करना चाहिए। अभी गद्यांश में हमने पढ़ा था ना, तो गद्यांश के हिसाब से कमियों को उजागर करना चाहिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा गद्यांश के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी कि कमियों को उजागर करना चाहिए। थर्ड वाला यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन देखो, गद्यांश के अनुसार लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जगती है? तो कैसे जगती है? अच्छाई को उजागर करने से। ठीक है, अच्छाई को उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है, इसीलिए इसका सेकंड यानी कि ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो, गद्यांश के अनुसार टिकट बाबू गाड़ी के डिब्बे में क्यों उपस्थित हुए होंगे? तो क्यों उपस्थित हुए होंगे? लेखक को शेष राशि देने के लिए। लेखक ने 100 रुपए दे दिए थे,
हालांकि 10 रुपए देना था तो 90 रुपए लौटाने थे उसको, टिकट बाबू को, तो इसीलिए लेखक को बाकी जो 90 रुपए है वो लौटाने के लिए वो डिब्बे में उपस्थित हुआ होगा टिकट बाबू। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड का हमारा ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ? क्यों हुआ था? टिकट बाबू की ईमानदारी को देखकर। टिकट बाबू चाहता तो लेखक ने 100 रुपए दे दिए थे ना, तो 100 रुपए लेकर वो कभी दिखता ही नहीं, ठीक है, यानी कि लेकर चला जाता वो, लेकिन उसकी ईमानदारी थी, वो ईमानदार था, इसीलिए 90 रुपए लौटाने के लिए दोबारा से जो गाड़ी का डिब्बा है उसमें वो उपस्थित हुआ था और लेखक को बाकी 90 रुपए उसने लौटा दिए। तो इसीलिए टिकट बाबू की ईमानदारी देख करके लेखक को आश्चर्य हुआ था। ठीक है, और ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, सारे 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हो आप, 1-1 नंबर के हैं सारे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12। ठीक है, ये इंस्टा आईडी है, इसको फॉलो कर लेना और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट पूछ लेना। ठीक है, या फिर इंस्टा आईडी जो है ना, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम की आईडी पर पहुंच सकते हो और इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप पूछ लेना। अब देखो 5वां क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस काव्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है, ये आपके बुक का ही काव्यांश है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार दूध मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बैनी जो, हवै है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। ठीक है, तो इस काव्यांश में ना क्या बात कही गई है, जो कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी, वो अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि उनकी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इतने दिनों से दूध मेरे को पिला रही हो, लेकिन मेरी जो चोटी है वो अभी भी ऐसे का ऐसा ही है। तुम कहते हो कि मेरी जो चोटी है वो मेरे बड़े भाई, यानी कि उनका बड़े भाई का क्या नाम था, बलराम, तो बलराम जैसी मेरी चोटी हो जाएगी, लेकिन अभी भी नहीं हुई है। और बहुत कई बार इतने दिनों से मेरी जो चोटी है, मेरे जो बाल है, उसको आप काट रहे हो, गुहा रहे हो, यानी कि कंघे से कर रहे हो, फिर भी ये ऐसे का ऐसा ही है। ठीक है, इतने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, मेरे को माखन रोटी भी नहीं देते हो, लेकिन फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। तो ये अपनी चोटी के बारे में कृष्ण जी अपनी माता से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब उनकी चोटी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण मां से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वे, कि चोटी कब बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि इसका ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं। क्या प्रयत्न करते हैं? दूध का सेवन करते हैं, यानी कि दूध उनको पीना पड़ता है। ठीक है, हालांकि उनको तो माखन पसंद है, लेकिन फिर भी अपनी चोटी को बड़ा करने के लिए वे क्या करते हैं, दूध का सेवन करते हैं, इसीलिए इसका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है कि बालक कृष्ण मां से क्या न देने का उलाहना देते हैं। तो क्या नहीं देने का उलाहना देते हैं, क्या नहीं देने का शिकायत करते हैं, माखन रोटी नहीं देने का शिकायत करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इस पद के रचयिता कौन है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस पद के रचयिता कौन है, किसने लिखा था, सूरदास ने। ठीक है, तो इसका भी थर्ड ऑप्शन यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चंस थे ना, सारे 1-1 नंबर के थे। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको, ये आप देख सकते हो। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बदलू की चिड़ किससे थी, लाख की चूड़ियां पाठ के आधार पर बताइए। तो बदलू की चिड़ किससे थी, कांच की चूड़ियों से थी। ठीक है,
चैप्टर आपने पढ़ा होगा ये लाख की चूड़ियां वाला, तो आपको अच्छे से पता होगा इसका आंसर कि बदलू को किस चीज से चिढ़ थी, कांच की चूड़ियों से थी। यानी कि फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि बस की यात्रा पाठ में बस कैसी थी, तो कैसी थी वो, वयोवृद्ध और दीनहीन, बिल्कुल बेकार हालत में बस थी, बस की हालत बहुत ही बेकार थी। ठीक है, इसीलिए इसका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है कि भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार कौन है, तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है कि पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं, किसके हैं, भगवान के हैं, तो इसीलिए सेकंड का क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां भी हमने कर लिया अच्छे से। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, सारे देखो 1-1 नंबर के थे, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन कितने कितने नंबर के थे, 1-1 नंबर के। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 से देखो खंड ब, यानी कि ये हमारा, इसमें सारे वर्णात्मक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो खंड ब हमारा शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सुख दुख में समास बताइए। सुख दुख में कौन सा समास होगा, देखो यहाँ पर ये हमारा निशान आ गया, हमारा क्या लिखा हुआ है इसमें, सुख, और ये निशान लग गया और फिर लिखा हुआ है दुख। तो जब भी इस तरह का निशान हो ना, तो उसमें हमारा कौन सा समास होता है, इसमें होता है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, तो इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप विग्रह करके देखो, तो इसका विग्रह होगा सुख और दुख, तो विग्रह करने पर और आ जाए बीच में, तो उसमें द्वंद्व समास हमारा होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि आरामदेह शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए। तो आरामदेह ये जो शब्द है, इसमें मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द होगा आराम, और इसमें प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा देह। प्रत्यय हमारा किसी शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है, यानी कि अंत में, तो इसीलिए आराम हमारा शुरुआत में है, ये मूल शब्द हो गया, और देह लास्ट में लगा है, ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो प्रत्यय इसमें हमारा देह है और मूल शब्द आराम है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में देखो क्या बोला है कि नादान शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो नादान का भाववाचक क्या होगा, ये हो जाएगा नादानी। ठीक है, फोर्थ में दिया है कि खट्टे आम ले आओ, वाक्य में विशेषण क्या होगा, तो इसमें विशेषण हो जाएगा हमारा खट्टे। ठीक है, आम की क्या विशेषता है, वो खट्टा है, इसीलिए ये विशेषण है, तो इसीलिए खट्टे ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया ये अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर काव्य पाठों के आधार पर लिखिए। तो देखो ये भी सारे 4 क्वेश्चंस है ना, चारों 1-1 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, बोला है कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री द्वारा दिए गए कोई एक तर्क दीजिए। तो यह कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, ये जो हमारा कविता है ना, तो उसमें कई सारे इसके तर्क दिए हुए हैं, जिसमें से कोई एक तर्क आपको लिख देना है। ठीक है, इस काव्य जो हमारा ये कविता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, काफी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा 1 से 2 बार पढ़ के ही। तो कोई भी एक तर्क देने को बोला था, दे देंगे। जैसे कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, ये एक तर्क दिया गया था कविता में, तो इसी को लिख देंगे। इसके अलावा और भी कई सारे तर्क दिए हैं, उसको भी आप लिख सकते हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। ठीक है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखो कि कबीर ने तलवार और म्यान में से किसका मोल करने की बात कही है। तो कबीर ने तलवार का मोल करने की बात की है, तो इसका आंसर तलवार हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो किस लोभ के कारण, अभी ऊपर हमने देखा भी था, जो हमें काव्यांश दिया गया था, चोटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चोटी बढ़ाने के लिए। ठीक है,
तो ये आंसर हो गया। फोर्थ है कि एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं, भगवान के डाकिए पाठ के आधार पर बताइए। तो कौन जाते हैं, ये जाते हैं पक्षी और बादल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा पक्षी और बादल इसका। आई होप आपको समझ में आ गया चारों क्वेश्चंस के आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर गद्य पाठों के आधार पर लिखिए। इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, चारों 1-1 नंबर के हैं। तो चलो इसको भी अब हम करते हैं। देखो पहला पूछा है कि लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे। तो कितने रुपए मांगे थे, देखो इसका आंसर ना आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं भी देखूं आपको कितना आता है, आप कितने तैयार किए हो, तैयारी है आपकी हिंदी एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बता दो, लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने कितने रुपए मांगे थे। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको हार्ट का साइन बनाकर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि बदलू किस चीज की चूड़ियां बनाता था। तो किस चीज की चूड़ियां बनाता था, वो लाख की चूड़ियां बनाता था। इसका आंसर हो जाएगा लाख की। थर्ड क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। फोर्थ है कि किस सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है। तो साइकिल की सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है, साइकिल को। ठीक है, तो ये आंसर हो गया फोर्थ का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है कि यहां पर देखो टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें यहां पर टोटल 4 क्वेश्चन ही हैं। बोला है निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने के लिए बोला है। 4 दिए हुए हैं और 4 के आंसर करने हैं 30 से 40 शब्दों में। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, आपको अच्छे से आता होगा। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आजादी का प्रतीक किस प्रकार बन गया, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो इन सारे जो क्वेश्चंस है ना, इनका आंसर आप खुद से करने का कोशिश करना। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर देना, इनके भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये है। इसमें पद जो है ना, आपके बुक में जो पद हैं पाठ, उन पर आधारित क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई 3 के आंसर करने के लिए बोला गया है। 4 क्वेश्चंस है, 30 से 40 शब्दों में आंसर करने हैं। 2-2 नंबर का ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें अनुच्छेद लिखना था। देखो 3 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, 5 नंबर का है ये। इसके बाद 14th क्वेश्चन हमारा, इसमें पत्र लिखना है। देखो एक ये रहा, अपने बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा में भी दे रखा है, ये वाला आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पत्र वाला क्वेश्चन था। टोटल ये जो हमारा सैंपल पेपर है, इसमें 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा फाइनल एग्जाम का, उसमें भी 14 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। और किस टाइप के पूछे जाएंगे ये आपने इस सैंपल पेपर को देख करके अच्छे से आइडिया लगा लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पेपर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।